हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11th की इनऑर्गेनिक का बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे उस लेक्चर को वहीं पे फिनिश करना पड़ा। आज हम फर्दर आगे मूव करेंगे, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कवर करने के लिए या फिर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने के लिए कैसे कैसे मेथड यूज किए साइंटिस्ट ने, और क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स आए, क्या फेलियर्स रहे उनके, क्या उनके अचीवमेंट्स रहे, वो सब हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट था हमारा लेवोसियर क्लासिफिकेशन। लेवोसियर ने क्या किया था बेटा? लेवोसियर ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फॉर्म में क्या किया था, 2 पार्ट के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था, और उसके ऊपर उसने बोला कि मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको पता है, जब मेटलोइड डिस्कवर हुए तो मेटलोइड मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। मेटलोइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वो मेटलर्स को कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, उसका रूल क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आए थे डोबेरियर। ठीक है, तो डोबेरियर ने क्या बोला था बेटा? डोबेरियर ने ये बोला था कि आप 3 एलिमेंट का ट्राइड बनाओ, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाओ। ठीक है, उसे ट्राइड भी बोलते हैं। उनको इस तरह से अरेंज करो कि टर्मिनल जैसे ए, बी और सी 3 एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट का ट्राइड बनाओ और इन्हें इस तरह से अरेंज करो, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इस तरह से अरेंज करो कि टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का आप जो भी एवरेज निकालोगे वो हमेशा मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा या इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। डोबेरियर रूल ये था। उसके बाद ये भी लोग कब फेल हुआ? जब हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इस ट्राइड पे क्या हो गया था, ये रूल फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 19, एटॉमिक मास कितना होता है, 19, ब्रोमीन का होता है 80। ठीक है, इन दोनों के मास का सम करके अगर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो समथिंग वो आता है 49.5। कितना आता है? 49.5। मतलब कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक वेट इसके बराबर या इसके इक्वल होना चाहिए, इसके मतलब इक्वल या फिर इसके ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन का वेट तो कितना होता है बेटा? 35.5 होता है। तो ऑब्वियसली चीज है कि डोबेरियर ट्राइड रूल क्या होगा, यहां पर फेल हो गया। जब डोबेरियर ट्राइड यहां पर फेल हुआ तब कौन से साइंटिस्ट आए? तब आए न्यूलैंड्स। कौन आए? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या दिया? अपने ऑक्टेव रूल दिया। क्या दिया उसने? अपना ऑक्टेव रूल दिया। और ऑक्टेव रूल देकर उसने ये बोला कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो भी आएगा वो एट्थ एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा होगा, वो सिमिलरिटी शो कर रहा होगा, रिजेंबल कर रहा होगा। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल की, तो देखो एक बार वापस एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को भी। तो एग्जांपल है कुछ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड उसके बाद आता है सोडियम। ठीक है, तो लिथियम को अगर मैं 1 नंबर देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर कौन आ रहा है? सोडियम आ रहा है। तो सोडियम और लिथियम, सोडियम 8 नंबर का एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। तो हाँ, सोडियम क्या होता है, सोडियम लिथियम के साथ क्या करती है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे शो करता है? तो देखो लिथियम, सोडियम, ये दोनों क्या है, ये दोनों है एल्कली मेटल्स। क्या है ये बेटा? ये है एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्या है ये? एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल्स का मतलब ये होता है कि इन मेटल्स को आप जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वाटर का जो नेचर है वो कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। जैसे कि आप लिथियम को वाटर में ऐड करो तो सॉल्यूशन में क्या फॉर्म होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम को वाटर में ऐड करो, क्या फॉर्म होगा वाटर के अंदर, NaOH फॉर्म होगा। बताओ, बोथ आर बेसिक इन नेचर, ये दोनों क्या है, नेचर में बेसिक है। तो ऑब्वियसली बात क्लियर होना ना कि इनके प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। इवन ये सॉलिड है, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी सॉलिड है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये तो ठीक है, हार्ड नहीं होते ये। तो सॉलिड है पहली बात, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम आ रही ना। ठीक है, तो देखो इस तरह से न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कब फेल हुआ? जब इनर्ट गैसेस एग्जिस्टेंस में आई, जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई। इनर्ट गैसेस में कौन आता है बेटा? तो इनर्ट गैसेस में आपको पता है फ्लोरीन के बाद आता है नियोन। कौन आता है? नियोन। ठीक है, इनर्ट गैस जब डिस्कवर होगी तब की बात कर रहा हूं। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? नियोन आएगा। तो नियोन की जो प्रॉपर्टी है, नियोन, अब देखो 8 नंबर का एलिमेंट कौन हो गया? नियोन हो चुका है। और नियोन, आर्गन, ये नोबल गैसेस है, ये सारी क्या है, नोबल गैसेस है। और नोबल गैसेस को आप क्या बोलते हो? इनर्ट गैस भी बोलते हो। क्या बोलते हो?
इनर्ट गैस भी बोलते हो। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है बेटा? इनर्ट गैस का मतलब होता है ये नॉन रिएक्टिव होती है। कैसी होती है? नॉन रिएक्टिव होती है। अगर ये नॉन रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है इनर्ट गैसेस और लिथियम की प्रॉपर्टी कहां से सेम हो रही है? नहीं हो रही ना सेम। तो इसलिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी क्या हो गया? फेल हो गया। जब न्यूलैंड का भी ऑक्टेव रूल फेल हो गया तब और नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट की, अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो वो क्या थे आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के फेल होने के बाद, जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो कौन थे? तो वो थे लोथर मेयर। कौन थे बेटा? लोथर मेयर। लोथर मेयर ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए हम क्या बोलते हैं? लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? ये फर्स्ट वो साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए। तो मैं कुछ थ्योरी लिख रहा हूं, उसके बाद मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ को भी अच्छे से समझाता हूं। ठीक है। तो पहली बात इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ही determined that atomic volume of the element, atomic volume of the element is या फिर इस तरह से लिखते हैं, he determined that atomic volume of the element is periodic function, is periodic function of atomic weight of element with density of the element in solid state, in solid state। मतलब कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी भी एलिमेंट का क्या अब यहां पर जो बात करें, इसने क्या लिया कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक वेट के साथ उसने क्या किया? दोनों के बीच में क्या बनाया? ग्राफ बनाया। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में क्या बनाया इन्होंने? ग्राफ बनाया। कैसे बनाया ग्राफ? तो देखो बेटा, डेंसिटी क्या होती है? ऑब्वियसली पता है हमें डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को यहां भेज दूंगा, डेंसिटी को यहां भेज दूंगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। हो जाएगा, सही है। तो एटॉमिक जो वॉल्यूम होता है, एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वेट अपॉन डेंसिटी होता है। ठीक है। तो उसने क्या बोला? एटॉमिक वॉल्यूम इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक वेट विथ ऑफ एलिमेंट विथ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तभी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना अपन। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई क्या? एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन डेंसिटी। और इससे क्या बनाना है? इसको एक ग्राफ बनाया है उसने। ठीक है। क्या बनाया? ग्राफ। इस तरह से कुछ ग्राफ बनाया। देखो ग्राफ है ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये बता रहा है। इसको थोड़ा सा आगे बना लेते हैं। अच्छा मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि हमारे पास ज्यादा पोर्शन हो जाए। देखो ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया। ग्राफ का कुछ नेचर इस तरह से था। ठीक है। ग्राफ का कुछ इस तरह से नेचर था। अब ग्राफ के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, 5 पॉइंट लिख रहा हूं। उन 5 पॉइंट को लिखकर फिर मैं आपको इस ग्राफ पे उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला? उसने बोला एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज
एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। मतलब कि अगर दो एलिमेंट है, मान लीजिए कि तीन एलिमेंट मान लेता हूं मैं, ए बी और सी तीन एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट की ए बी और सी, इन तीनों एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टी सेम है तो ग्राफ में भी इनको क्या मिलेगा? सेम पोजीशन मिलेगी। जैसे कि इन तीनों की प्रॉपर्टी अगर सेम है तो मान लो कि ए को यहां पर पोजीशन मिली, ए को यहां पर टॉप पोजीशन मिली, तो बी को भी क्या मिलेगी? ग्राफ में टॉप पोजीशन ही मिलेगी, और सी को भी क्या मिलेगी? टॉप पोजीशन मिलेगी। इस तरह से क्या बोला उसने कि एलिमेंट्स हैविंग, अगर इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो ग्राफ में भी इनका पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। अब हम बता सकते हैं, देखो सेम पोजीशन पे जो जो भी एलिमेंट होंगे, हम क्या बोलेंगे? सेम पोजीशन पे जो जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ये ग्राफ किसके लिए है? एटॉमिक वॉल्यूम के लिए है। मतलब कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ है ना, तो मतलब मैं यहां बोल सकता हूं कि इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, इसलिए इनको क्या मिली? ग्राफ में सेम पोजीशन मिली है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने? अब सुनना आगे, ये तो हो गया एक नॉर्मल लाइन कि भाई एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, अब समझना। देखो एल्कली मेटल्स हैविंग या फिर ऑक्यूपाई, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन द कर्व। एल्कली मेटल्स जो होती है उन्हें क्या मिली? यहां पर टॉप पोजीशन मिली। एल्कली मेटल्स कौन कौन सी होती है? तो लिथियम, सोडियम, क्या होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी क्या होती है? एल्कली मेटल्स होती है। तो ये जो कर्व है, यहां पर जो टॉप पोजीशन आपकी, टॉप पोजीशन में कौन आ रहा होगा आपका? ये देखो, यहां पर लिथियम, यहां पर सोडियम, यहां पर पोटेशियम। टॉप पोजीशन पे कौन आगे? सारी एल्कली मेटल्स। आगे ये चलेगा तो कौन आएगा? रुबिडियम, सीजियम, वो भी आते जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन इन द कर्व। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैविंग डिसेंडिंग पोजीशन इन द कर्व। मतलब कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो एल्कली मेटल्स तो क्या आती है? मैंने आपको बता दिया, वो मेटल्स जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है? तो ये भी वही मेटल होती है कि जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन क्या हो जाए? बेसिक हो जाए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है मैंने? अर्थ एक्स्ट्रा लिखा है। क्या लिखा है? अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स जो है वो अर्थ में बहुत ज्यादा अमाउंट, अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है, इसलिए क्या बोला मैंने? इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती है? तो ये होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारी क्या होती है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है। तो इन्हें क्या मिला? कर्व में डिसेंडिंग ऑर्डर मिला। क्या मिला? डिसेंडिंग ऑर्डर मिला। तो जैसे देखो यहां पर मैं बात करूं, ये क्या है? कर्व का डिसेंडिंग पोर्शन है ना, ये कर्व नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कहीं है, मान लीजिए कि बेरिलियम है। ठीक है, क्या है? बेरिलियम है। तो कर्व में आगे यहां पर ये जो डिसेंडिंग पोर्शन है, यहां पर कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। ये कर्व है, इसका डिसेंडिंग पोर्शन ये रहा, यहां पर कौन होगा? कैल्शियम होगा। इस तरह से आगे स्ट्रोंशियम ये सब आते रहेंगे। ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट मेन, तो 3 क्लियर हुए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा? देखिए फोर्थ पॉइंट कहता है हेलोजेंस हैविंग ascending position, halogens having ascending position in the curve। हेलोजन समझते हो ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी क्या होती है? हेलोजन होती है। तो इन्हें क्या मिलेगी? इन्हें कर्व में असेंडिंग पोजीशन मिली। असेंडिंग पोजीशन क्या होगी? देखो जिसे कर्व ऊपर चल रहा है, तो यहां पर कहीं क्या होगा? आपका फ्लोरीन होगा, यहां पर कहीं क्या होगा? आपका क्लोरीन होगा, यहां पर कहीं क्या होगा? ब्रोमीन होगा। तो कर्व का देखो असेंडिंग पोजीशन, ये अभी ऊपर चल रहा है, यहां भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहां भी ग्राफ का जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जो असेंडिंग पोजीशन है वहां पर कौन है? लाई कर रही है? हेलोजन लाई कर रही है। और लास्ट पॉइंट है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए लास्ट पॉइंट,
ट्रांजिशन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैविंग बॉटम पोजीशन इन द कर्व। ये जो बॉटम पोजीशन है यहां पर कौन लाई कर रही है, यहां पर आपकी ट्रांजिशन मेटल्स और मेटलॉइड्स लाई कर रही है, ठीक है। तो ये था लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन। उसने 5 पॉइंट के थ्रू इस ग्राफ को, एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ को, एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट किया। 5 पॉइंट में क्या बोला है? पहला पॉइंट तो ये बोला है कि जिन भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उन्हें ग्राफ में क्या मिलेगा, सिमिलर पोजीशन मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है इसकी कि जो एल्कली मेटल्स है उन्हें ग्राफ में कौन सी पोजीशन मिली है, टॉप पोजीशन मिली है। थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उन्हें ग्राफ में कौन सी पोजीशन मिली है, डिसेंडिंग पोजीशन मिली है। देखो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फोर्थ पॉइंट कह रहा है हेलोजेंस हैविंग असेंडिंग पोजीशन इन द कर्व। जो हेलोजन होते हैं वो कर्व में कहां पर लाई करते हैं, असेंडिंग पोजीशन, मतलब कि ग्राफ जहां ऊपर चढ़ रहा है उस पोजीशन पे लाई करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है जो मेटलॉइड्स होते हैं और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कहां लाई करते हैं, तो वो बॉटम पोजीशन पे लाई करते हैं। क्लियर है क्या 5 पॉइंट? अब एक चीज, अब इसका लोथर मेयर ने सही रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया एटॉमिक वॉल्यूम का, लेकिन यहां ये था, हमने ग्राफ जो डेफिनेशन पढ़ी थी वहां आपने बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन की बात करी थी। जो हमारा एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता जाएगा। मेरी बात समझना, पीरियोडिक फंक्शन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि एटॉमिक वॉल्यूम, पीरियोडिक फंक्शन फॉर द एटॉमिक वॉल्यूम के लिए बोला उसने। तो यहां पर हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी में क्या आता रहेगा, वेरिएशन होता रहेगा। उसी चीज को क्या बोलता है, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हो। क्लियर होती है क्या? चलिए, अब ये तो था अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोथर मेयर का, लेकिन ये कहां पर जाकर फेल हुआ इसकी बात करते हैं। तो देखो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो आप, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखने में पता चला भाई यहां पर देखो कितने सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है एटॉमिक वॉल्यूम है तो ये इतने एलिमेंट थोड़ी ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारी पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर 120 एलिमेंट्स इस ग्राफ में अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो इजी नहीं है मेरे लिए इसको स्टडी करना। मैं स्टार्टिंग से ही बात कर रहा था कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इजीली कंपेयर करके उसे स्टडी कर सके। लेकिन अगर ग्राफ की बात करो तो यहां पर दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी कंपेयर करके इजीली स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि यहां पर कितने सारे एलिमेंट लाई करेंगे यहां पर, इसलिए वो इजीली नहीं है स्टडी करना। इसलिए ये इसका जो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली यूटिलिटी नहीं थी, लैक्स ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी यहां पर, इसलिए ये फेल हो गया। सेकंड चीज, ये फेल क्यों हुआ, सेकंड पॉइंट इसका ये भी है कि ये जो ग्राफ है वो तो सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम के लिए है। ये ग्राफ जो है वो किसके लिए, सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम के लिए है। लेकिन एक पूरा एलिमेंट के पास सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम एक ही प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है, बहुत सारी होती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी साइज, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, केमिकल और फिजिकल, ठीक है। तो इसने ये बताया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टी आपको बतानी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ रीड करना पड़ेगा। तो इतने ग्राफ रीड करना और याद रख पाना ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए भी इसका ये जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है? तो चलो इसे आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ी जगह दीजिए तो मैं यहां पर आपको इसके फेलियर्स भी लिखा देता हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने, तो इसे रफ करके अब आगे मूव करते हैं। देखिए चलिए तो देखिए यहां पर कंक्लूजन क्या निकाला है उसने ग्राफ से ये कंक्लूजन निकाला। पहले तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। ही कंक्लूडेड दैट atomic volume which is
विच इज फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। He concluded that atomic volume is periodic function of element with atomic weight of element, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वॉल्यूम विथ एटॉमिक वेट के साथ, मतलब कि एटॉमिक वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, चेंजिंग होगी, ठीक है। केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टी में चेंजिंग होगा। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की, मतलब कि इसके एडवांटेज यही है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट या फिर इस तरह से लिखते से, इट वॉज फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, मतलब कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था कि इतने सारे ग्राफ को आप इजीली याद करके रीड कर सको, ठीक है। सेकंड डीमेरिट्स है डिफरेंट ग्राफ्स फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितनी तरह की प्रॉपर्टी उतने तरह के आपको ग्राफ रीड करने पड़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्राफ बनाने पड़ते हैं हर प्रॉपर्टी के लिए, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज है लार्जर एलिमेंट्स ग्राफ आर कंफ्यूजिंग। जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हैवी मेटल्स होती है, उनके जो ग्राफ थे वो क्या थे, कंफ्यूजिंग थे, उन्हें स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था उसमें, ठीक है। तो ये था लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। आई होप ये आपको अब क्लियर होगा, आपने अच्छे से सीख लिया होगा। देखिए, आपको ये पढ़ना है और समझना है और भूल जाना है, इससे कोई एज इट इज क्वेश्चन नहीं बनता। बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाँ, हम जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल को बनाते वक्त कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी साइंटिस्ट को, वो सब चीजें हम बस एक बार देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लास 10th के अंदर भी आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी है और बहुत अच्छे से मैं आपको अभी समझाऊंगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए जल्दी से इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table and periodic law
इसने अपनी पीरियोडिक टेबल भी बनाई और इसने अपना पीरियोडिक लो भी दिया कि कौन से लो के बेसिस पर वो टेबल ये फॉर्म कर रहा है। याद रखना स्टूडेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, एलिमेंट के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, वो किसका है अचीवमेंट? मेंडलीव का है। ठीक है, इसके बाद हेनरी मोजली आता है जिसे हम आज के टाइम में स्टडी करते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए जब मैं बात करूं, जब ये डिस्कवरी हो रही थी, तब मेंडलीव ने सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा सिंपल वे सजेस्ट किया था एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने का। ठीक है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। इसने अपना एक पीरियोडिक लो दिया था, तो इसका पीरियोडिक लो क्या था उसी से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए पीरियोडिक लो क्या था मेंडलीव का, इसका पीरियोडिक लो है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज physical and chemical properties of the element are a periodic function with their atomic weight। ध्यान से सुनना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दैट एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन विद देयर एटॉमिक वेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, विद देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल में पढ़ा था, न्यूलैंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि आप सर्टेन वैल्यू के बाद, सर्टेन मतलब कि 8 नंबर का जो एलिमेंट होगा, एवरी 8 नंबर का एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। उसी तरह से एक फिक्स एटॉमिक वेट ऑफ नंबर के बाद, एक फिक्स वैल्यू के बाद, एटॉमिक वेट के एक फिक्स वैल्यू के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, वापस रिपीटेड होगी। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब आप ये लिख सकते हो, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are repeated after some atomic weight। मतलब कि कुछ एटॉमिक वेट के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो वापस क्या होगी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, वापस रिपीटेड होगी। यही लो क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लो है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इजीली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाना चाहिए आपको कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन विद देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, मतलब कि जो एमपीटी है, एमपीटी मतलब कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो एमपीटी है, एमपीटी was based on एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि एटॉमिक मास के, मेंडलीव ने सिंपल सा ये बोला कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को अरेंज करो, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ एटॉमिक मास के बाद, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ एटॉमिक मास के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होगा, वापस रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया गया। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, मैं आगे मूव करता हूं। ठीक है, चलिए आगे मूव कर रहे हैं, और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमपीटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमपीटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या उसने बताया है वो देखिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 10th में स्टडी कर लिया है, आपके पास अगर क्लास 10th की बुक है तो उसे ओपन करके बैठ जाइएगा, उसमें इसका पीरियोडिक टेबल पूरा बना रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ इसकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैं सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा, इसलिए वो चीज आप वहां से देख लेना। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमपीटी, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है एमपीटी
एमपीटी मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेंडली पीरियोडिक टेबल। एमपीटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे आप क्या बोलते हो, पीरियड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पीरियड भी बोलते हो। एंड 8 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम, जिसे आप क्या बोलते हो, ग्रुप भी बोलते हो। ठीक है, तो जो मेंडली पीरियडिक टेबल था उसमें 7 तो हॉरिजॉन्टल रो थी। ठीक है, 7 तो हॉरिजॉन्टल रो थी जिसे आप पीरियड बोलते हो, और 8 क्या थे, वर्टिकल कॉलम थे जिसे आप क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, फर्दर वन ग्रुप, वन न्यू ग्रुप that is zero group was added after the discovery of noble gases, after the discovery of noble gases। जब नोबल गैसेस एग्जिस्ट में आई, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, तो उसके लिए मेंडलीव ने एक अलग से पूरा ग्रुप बनाया अपने पीरियोडिक टेबल में। मतलब कि पहले कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे पहले। फिर जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, तो नोबल गैसेस के लिए उसने एक और ग्रुप बनाया जो उसका 9th नंबर का ग्रुप था, और उससे भी क्या क्या वहां पर ऐड किया। और उस जो 9th नंबर का जो ग्रुप था उसको क्या नाम दिया इसने, जीरो ग्रुप नाम दिया। क्या नाम दिया? जीरो ग्रुप नाम दिया। ये अब यहां पर एक ग्रुप और ऐड करने के बाद बताओ, 7 तो क्या हो गई, रोज हो गई। मेंडली पीरियड टेबल 7 तो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रोज हो गई, और 9 क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, वर्टिकल कॉलम हो गए। तो इट इज, दिस वाज मॉडिफाइड एमपीटी, दिस वाज मॉडिफाइड एमपीटी, मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल। कब? जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उन्हें भी वहां पर ऐड किया। किस नाम से दिया उसको? जीरो ग्रुप नाम दिया। और टोटल रोज कितने हो गए, 7, और ग्रुप कितने हो गए, 8 से कितने हो गए, 9 हो गए। अब जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है वो कौन सी है? मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल है। क्लियर है? दो कैरेक्टरिस्टिक हुई। ठीक है, देखो आगे मूव करते हैं। इसे आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे मूव कर रहा हूं मैं। थर्ड पॉइंट दिया उसने। थर्ड पॉइंट क्या दिया, देखो, ही डिवाइडेड ग्रुप्स इनटू 2 सब ग्रुप्स। ग्रुप्स को भी क्या किया इसने, 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे कि देखो, 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज थी इसकी, 7 तो हॉरिजॉन्टल रेस थी। 8 क्या थे, वर्टिकल कॉलम थे। 8 क्या थे, वर्टिकल कॉलम थे। पर्टिकुलर एक जो ग्रुप है, ये मान लीजिए पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप को भी क्या किया उसने, 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एक को बोला सब ग्रुप ए, और दूसरे को क्या बोला, सब ग्रुप बी। क्या बोला इसने, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के अंदर क्या किया इसने, डिवाइड किया। ठीक है, अब जो सब ग्रुप ए था उसमें कौन से एलिमेंट थे, जो सब ग्रुप ए था उसमें कौन से एलिमेंट थे, उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स थे। कौन से थे, नॉर्मल एलिमेंट्स थे। और सब ग्रुप बी में कौन थे, ट्रांजिशन एलिमेंट थे। कौन से थे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। याद रखना, मेंडलीव ने क्या किया, ग्रुप को भी 2 पार्ट में, 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एक था सब ग्रुप ए और एक था सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए था उन्हें जो उनके जो एलिमेंट है, सब ग्रुप ए के एलिमेंट को क्या बोलता था, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलता था। और सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट है उन्हें क्या बोलता था, वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता था। क्लियर है? अब ये जो नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आज के टाइम में कहां एग्जिस्ट करते हैं, आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वहां पर क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं आज के टाइम में। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।
क्या बोलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखिएगा मेंडेलीव ने क्या किया, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने। इसने 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाई, 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। फर्दर एक और ग्रुप उसने ऐड किया जिसे इसने जीरो ग्रुप बोला, कब, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, और वो क्या था, उसका मॉडिफाइड एमपीटी फॉर्म था। देन उसे क्या किया, ग्रुप को भी 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए है उसे तो क्या बोला उसने, नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसे एस और पी ब्लॉक भी कहते हो, और जो सब ग्रुप बी था उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, उसे आज के टाइम में क्या करते हैं, डी और एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है। एक और चीज, एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखो अब जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप हैड collectively 3 elements, जो इसका 8th नंबर का ग्रुप था उसमें क्या किया इसने, 8th नंबर के ग्रुप में कोई सब ग्रुप नहीं बनाए, वहां पर क्या किया इसने, कलेक्टिवली 3 एलिमेंट को साथ में रख दिया। जैसे कि मैं बात करूं आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों के लिए उसने कोई पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप नहीं दिए, इन तीनों एलिमेंट को क्या किया उसने एक ही साथ एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये आपको याद रखना है, ये है आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल ऐसे एलिमेंट को क्या किया इसने, आप एमपीटी चेक कर लेना, ठीक है, बुक में से एमपीटी फॉर्म जो मेंडली पीरियोडिक टेबल चेक कर लेना। जो 8th नंबर का ग्रुप है वहां पर उसने क्या किया, कलेक्टिवली फॉर्म में तीनों एलिमेंट को एक साथ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये थे 4 कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेंडली पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? चलिए इसे आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको अब ये सिखाऊंगा। ठीक है, हमने बात करी कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसका फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, क्योंकि देखो फायदे की बात क्यों कर रहा हूं मैं, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तब से मैं आपको कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि 2 एलिमेंट को इजी वे में आप स्टडी कर सको, कंपेयर कर सकते हो उनकी प्रॉपर्टी को, वो चीज हमें करनी थी। तो मेंडलीव ने वो हमारे लिए पॉसिबल बना दिया। उसने इतनी सिंपल एक टेबल बनाई, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इतनी सिंपल टेबल बनाई कि जिससे हम 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इजीली वे में क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं और उन्हें इजीली याद भी रख सकते हैं, उन सारे एलिमेंट को हम इजीली याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो काम किसने किया, मेंडलीव ने किया। तो ये क्या थी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। हम यही चाहते थे कि हाँ हमें बहुत कम डाटा कलेक्ट करना पड़े और 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम इजीली स्टडी कर सके। तो वो काम किसने कंप्लीट करके दिया, हमें मेंडलीव ने कंप्लीट करके दिया। ठीक है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, उसकी एडवांटेज, उसकी मेरिट्स देखेंगे अभी। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए सर, तो अब देखते हैं इसकी मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इसका एडवांटेज यही था कि इसने पॉसिबल किया हमारे लिए कि कलेक्टिवली फॉर्म में हम सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, कलेक्टिवली स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है, सेकंड एडवांटेज ये है कि जो भी एलिमेंट थे, एलिमेंट जिनको एक ग्रुप में रखा गया था, हमने बोला ना कि ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो था सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो जो भी ग्रुप है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज हैविंग एलिमेंट वाज प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप, मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें एक ही ग्रुप में पुट किया उसने। तो ये सबसे बढ़िया काम किया उसने। देखो, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर placed in similar groups and it was easy to predict and compare their properties। मतलब कि एक ही ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी के अगर एलिमेंट उसने पुट कर दिए, ठीक है, प्लेस कर दिए, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है और प्रेडिक्ट करना, कंपेयर करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है उनकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, देन थर्ड क्या है, he predicted the properties of some elements which were not discovered at that time and left some gaps in his periodic table। मतलब कि अब देखो ये है ना, ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का,
मतलब कि जीनियस है वो पर्सन कि जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए उसने पहले से ही कोई ना कोई स्पेस पहले से रख दिया कि हाँ उसकी पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ स्पेस ऐसे वैकेंट रखे कि हाँ यहां पर कुछ एलिमेंट आफ्टर मेरे बाद में या कुछ सालों बाद कोई नए एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टी और यहां पर जो ग्रुप यहां पर जो स्पेस खाली है वहां पर जो एलिमेंट आना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। और जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी, वो भी क्या क्या इसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं उसके ऊपर थर्ड पॉइंट के ऊपर वापस कुछ डिस्कस करता हूं आपसे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए जो एलिमेंट, थर्ड पॉइंट क्या था कि मेंडेलीव ने क्या किया, जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं उन एलिमेंट के लिए पहले से ही अपनी पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस दे दिया, और जो भी एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे उनकी कैसी कैसी प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या कैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। तो उसके ऊपर कुछ एग्जांपल है, देख लीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। एक्का एल्यूमिनियम, एक्का का मतलब क्या होता है बेटा, एक्का का मतलब होता है बिलो। क्या होता है, बिलो। तो एक्का एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, तो एक्का एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, गैलियम डिस्कवर हुआ। तो उसने एल्यूमिनियम के बिलो एक स्पेस वैकेंट कर दिया, स्पेस लेफ्ट कर दिया, सॉरी खाली स्पेस रखा, जहां पर फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला था वो कौन था, गैलियम था, ठीक है। फिर था एक्का सिलिकॉन, इसकी जगह कौन डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम। फिर था एक्का बोरोन, इसकी जगह कौन डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम। और लास्ट में कौन था, एक्का मैग्नीज, जिसकी जगह कौन डिस्कवर हुआ, टेक्नीशियम। आज के टाइम में हाँ यही चार एलिमेंट वहां पर उस जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर ये एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जो मेंडेलीव ने बताई थी वो सेम टू सेम हुई। कैसे हुई, तो एक एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूं मैं। एक्का सिलिकॉन की उसने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब कि जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला ना उसको क्या बोला था उसने, एक्का सिलिकॉन। और उसकी जगह कौन डिस्कवर हुआ था, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। तो जर्मेनियम डिस्कवर होने के बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी और मेंडेलीव ने क्या प्रेडिक्ट की थी, वो उसकी कंपेरिजन की बात करते हैं। मेंडेलीव ने बोला था कि जो भी एक्का सिलिकॉन के बिलो जो भी एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है उसका जो मास होगा, एटॉमिक मास, वो कितना होगा, 72 ग्राम पर मोल होगा। एक्चुअल में मास जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसका कितना निकला, 72.5 ग्राम पर मोल। तो देखिए ऑलमोस्ट मास क्या निकला, सेम निकला, ठीक है। तो ये उसका प्रेडिक्शन बहुत फिक्स रहा, ठीक है। सेकंड, डेंसिटी बोली थी उसने कितनी होगी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। एक्चुअल में कितनी निकली, 5.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट के लिए उसने बोला था कि जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और एक्चुअल में निकला भी कितना, 958 डिग्री सेल्सियस निकला। फॉर्म की, ऑक्साइड जो फॉर्म करेगा ना वो कैसे फॉर्म करेगा, तो ये ESO2 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मतलब कि एक एलिमेंट दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो रियलिटी में जब जर्मेनियम डिस्कवर और उसके ऑक्साइड डिस्कवर हुए तो किस टाइप के निकले, GeO2। तो देखो एक जर्मेनियम का एलिमेंट दो ऑक्सीजन के साथ देखिए यहां पर कंबाइन हो रहा है। तो यहां पर इस चीज से हमें यह पता चला कि मेंडेलीव का प्रेडिक्शन, जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी को लेकर जो प्रेडिक्शन था वो एक्चुअल में क्या निकला, परफेक्ट निकला। तो ये क्या थी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। आज हमने ये सीखा कि देखो मैंने अभी तक आपको सिर्फ मेंडेलीव की एडवांटेज ही सिखाई है, उसके फेलियर नहीं बताए, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है। अभी तक मैं जितनी बात कर चुका हूं वो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। मेंडेलीव की जो कैरेक्टरिस्टिक थी बेटा, मेंडेलीव की कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट उसने क्या बोला था कि 7 तो हॉरिजॉन्टल रो है, 8 वर्टिकल कॉलम है। सेकंड उसने बोला जो वर्टिकल कॉलम जिसे हम ग्रुप बोल रहे हैं उसमें उसने एक और ग्रुप बाद में ऐड किया जिसे क्या बोला, जीरो ग्रुप बोला, ठीक है। और वो क्या था, उसका मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल था, मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था। उसके बाद क्या किया उसने ग्रुप को भी दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में तो वो रखता था नॉर्मल एलिमेंट्स को जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं आज के टाइम में, और सब ग्रुप बी में उसने किसको रखा, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट को, जिन्हें आज के टाइम में ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर उसने क्या किया, उसने फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, ओके चलो फोर्थ पॉइंट याद नहीं आ रहा मुझे क्या था, आगे मूव करते हैं और फिर बात करते हैं उसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज, फायदा क्या हुआ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से फायदा क्या हुआ, ये फर्स्ट फायदा हुआ कि हम कलेक्टिवली फॉर्म में सारे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, उन्हें इजीली कलेक्टिवली फॉर्म में स्टडी करके कंपेयर कर सकते थे। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। सेकंड क्या हुआ एडवांटेज, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक ही जो सिमिलर प्रॉपर्टी के जो भी एलिमेंट्स है, एक प्रॉपर्टी के जो भी एलिमेंट्स होने क्या किया, उसने एक ग्रुप के अंदर रख दिया, और उन्हें अगर एक ग्रुप में अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज के अगर एलिमेंट रखें तो उनको कंपेयर करना, उनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करना, वो भी क्या हो गया हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया।
फिर क्या मेंडेलीव ने फिर क्या किया उसने, जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं उनके लिए पहले से ही उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई ना कोई स्पेस वैकेंट रखा। इवन उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जिस तरह की वो प्रॉपर्टी, जिस तरह के ऑक्साइड वो फॉर्म करेंगे, वो सब क्या किया उसने पहले से ही डिस्कस कर दिया, ठीक है, पहले से प्रेडिक्ट कर दिया उसने, और एक्चुअल में वो सेम निकला भी, ठीक है, जो हमने यहां पर चेक किया, ठीक है। तो ये थे मेंडेलीव के एडवांटेज, उसकी पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम इस एमपीटी को कंप्लीट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।